So let's talk about cell. Cell is a basic structure and functional unit of life. So first, in this chapter, we have to learn about five subtopics of cell, or which was first of all, what is cell? Number two, discoveries. Number three, overview. Number four, prokaryotic cell. And number five, यूकैरियोटिक सेल. इसमें से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक जो आता है नीट सीबीएसई एचएससी कोई भी एग्जाम में, इस वन इज यूकैरियोटिक. दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट. इसको हम सबसे लास्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे. और हमारे फर्स्ट लेक्चर का जो टारगेट है, सबसे पहले तो जान लेते हैं सेल होता क्या है एंड देन इट्स डिस्कवरी. सो लेट्स टॉक अबाउट दिस. सबसे पहला क्वेश्चन, व्हाट इज सेल? सेल होता क्या है? तो अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन करूं कि दुनिया में सबसे पावरफुल और एडवांस फैक्ट्री कौन सी है, तो आपका क्वेश्चन शायद से होगा, आपका आंसर होगा टेस्ला, नासा, इसरो. लाइक these factories, they are the most powerful and advanced. But no, the answer is human body. Human body is the most advanced and powerful factory in the whole world. कैसे? देख लो. ह्यूमन बॉडी मिलके बनी है ऑर्गन सिस्टम से. ऑर्गन सिस्टम ऑर्गन से बना, ऑर्गन टिश्यूज से, एंड टिश्यूज देन सेल. सो बेसिकली एक बॉडी को बनाने के लिए, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को बनाने के लिए सबसे बेसिक यूनिट हमारे पास सेल ही है. सेल से छोटा कुछ नहीं है जिसे हम फिर डिस्टिंग्विश कर सकते हैं सेल के कंपैरिजन में. सेल सबसे छोटी यूनिट है. अगर मैं बात करूँ, जब हम पजल्स बनाते हैं, लाइक अगर मैं एक वॉल बना रही हूँ तो हमारे पास बहुत सारे पजल्स से मिलकर सारी वॉल्स बनती है. तो ये सारी जो बेसिक यूनिट है, इसकी बेसिक यूनिट को, एक एक बेसिक यूनिट को, एक पजल को एक यूनिट कहते हैं. तो दिस इज अ बेसिक यूनिट ऑफ वॉल. तो वैसे ही हमारी जो बेसिक यूनिट है हमारी पूरी बॉडी का, वो सेल है. सिंपली अगर बात करूं सेल लिविंग ऑर्गेनिज्म से, तो क्या मैं कहूँ सेल ही लिविंग ऑर्गेनिज्म की डेफिनेशन है? हाँ, ये एकदम करेक्ट है. जिसके पास पूरा प्रॉपर सेल है वो लिविंग है. एनीथिंग लेस देन अ कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ सेल इज नॉन लिविंग. और एक इंडिपेंडेंट सेल जो है वो सारे एसेंशियल फंक्शन ऑफ लाइफ को परफॉर्म करने के लिए उसके अंदर क्षमता होती है, वो कैपेबल होता है. तो इससे हमें एक ओवरव्यू मिलता है कि व्हाट इज सेल. तो सेल इज अ बेसिक फंडामेंटल स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. स्ट्रक्चरल कैसे हुआ, हमने देखा कि इज अ बेसिक यूनिट ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड फंक्शनल, फिजियोलॉजिकल फंक्शनल परफॉर्म करने के लिए. तो अगर एक सेल की बात करूँ तो वो फंक्शनल कैसे होगा, राइट? तो सबसे पहले वो हम देख लेते हैं कैसे. लिविंग की डेफिनेशन क्या होती है? लिविंग की डेफिनेशन क्या होती है, राइट? जो जिंदा है, जो लिविंग है, वो एनर्जी का यूटिलाइज कर रहे हैं. एनर्जी कहाँ से आती है? एनर्जी कहाँ से आती है? सिंपली एकदम बेसिक से पढ़ो. लाइक एक प्लांट है, वो अपनी एनर्जी कहाँ से बनाएगा?
फोटोसिंथेसिस करके बनाएगा फ्रॉम सन लाइट। और एक हर्बीवोर आएगा, उसके ऊपर फीड करेगा कोई भी प्लांट के ऊपर, तो उसकी एनर्जी इसके पास जाएगी, फिर वो एनर्जी हमारे अंदर आएगी कार्निवोर्स ह्यूमन, लेट से ह्यूमन। अब ह्यूमन वो में वो एनर्जी कैसे आएगी, एनर्जी कैसे आएगी एटीपी के फॉर्म में। सो अगर कोई चीज़ बन रही है या तो फिर कोई चीज़ टूट रही है, अगर कोई चीज़ बनती है टूटती है तो सेल के अंदर होती है, सारी सेल्यूलर एक्टिविटीज़ होती है। दिस इज अ बेसिक एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल द एक्टिविटीज़ विच आर हैपनिंग इन आवर बॉडी। सो अगर एटीपी बन रहा है यानी कि कुछ बन रहा है, सो बेसिकली एटीपी इज अ एनर्जी करेंसी ऑफ आवर सेल, एनर्जी करेंसी ऑफ आवर सेल, जिसे बनाने के लिए हमने ग्लाइकोलिसिस किया। ग्लाइकोलिसिस क्या होता है, ग्लूकोज का तोड़ना, यानी कि ग्लूकोज क्या हो रहा है, ब्रेक डाउन हो रहा है और एटीपी बन रहा है, यानी कि कुछ टूट रहा है और कुछ बन रहा है। यानी कि अगर मैं बोलूँ किसी भी मॉलिक्यूल का ब्रेक डाउन होता है तो उसे हम कैटाबॉलिज्म कहते हैं, और किसी भी चीज़ का फॉर्मेशन होता है तो उसे हम एनाबॉलिज्म कहते हैं। और यही टूटने और बनने की प्रक्रिया को यानी कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म को मिलाकर हम मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। और मेटाबॉलिज्म ही एक फीचर है, फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ। तो characteristic feature of living organism is metabolism which was happening in a basic unit of life which is a cell। तो जिसके पास complete cell structure है वो living है, और that's the reason हम वायरस को living consider नहीं करते हैं। क्यों हम वायरस को living consider क्यों नहीं करते हैं, because it lacks the proper cell machinery, जिसके पास सेल नहीं होता है इसीलिए वायरस नॉन लिविंग है, ये लिविंग नहीं है। जिसके पास सेल नहीं है वो लिविंग नहीं है। अगर मैं और डीप में जाऊं तो हम कह सकते हैं कि लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में डिफरेंशिएट करने के लिए सबसे एक फंडामेंटल एस्पेक्ट है वो सेल का एब्सेंस और प्रेजेंस होना है। ठीक है, don't write anything, don't copy anything, just listen। और on the basis of इसको मैं OTBO लिखूंगी, on the basis of number of cells। दो टाइप के ऑर्गेनिजम्स होते हैं, फर्स्ट यूनिसेल्यूलर, सेकंड मल्टीसेल्यूलर। यूनिसेल्यूलर दे बोथ आर लिविंग, ये इसमें एक ही सेल होगा और इसमें बहुत सारे सेल होंगे, लाइक ह्यूमंस में 37 ट्रिलियन सेल्स होते हैं। दे बोथ आर लिविंग। एक सेल का एग्जांपल लाइक प्रोटिस्टा, यूनिसेल्यूलर यूकैरियोट। तो हम इससे तो एक ओवरव्यू मिल गया कि होता क्या है, सेल होता क्या है। ठीक है, सेल होता क्या है इससे हमें पता चल गया, और सेल इज बेसिकली फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ क्यों कहा जाता है, हमें इससे पता चल गया। तो लेट्स डिस्कस अबाउट कि सेल को सेल ही क्यों कहा गया। सेल को हम कुछ भी बोल सकते थे, तो सेल को वाई सेल कॉल्ड सेल्स। ठीक है, एक बेसिक सी क्वेश्चन है कि सेल को सेल ही क्यों कहा गया, और कुछ भी तो नाम दे सकते थे। तो इसकी थोड़ा डिस्कवरी के ऊपर बात कर लेते हैं।
इन 1665 एक साइंटिस्ट आया, कैन यू गेस द साइंटिस्ट? रॉबर्ट हुक। उन्होंने एक बोतल ली, बोतल के ऊपर एक कॉक लगा हुआ था, एक कॉक ऐसे होता है। तो जब इन्होंने कॉक लिया और इस कॉक को कट किया, मतलब बहुत ही थिन सेक्शन में, ये कॉक है, ठीक है, जैसे कि ये कॉक है, इसको थिन सेक्शन में कट किया और इसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखा कट करके, इस छोटे से पीस को, कॉक पीस को माइक्रोस्कोप के अंदर देखा, तो इन्हें क्या दिखता है कि बहुत सारे ऐसे कॉम्पैक्टली स्ट्रक्चर है आपस में जुड़े हुए, जो कि ऑब्वियसली डेड होंगे, डेड सेल। उन्हें कुछ नहीं दिखा, मतलब उन्होंने सेल का एक बस आउटर लेयर देखा, सेल वॉल देखी, बिकॉज ये तो डेड थे। तो इन्होंने पहले ज़माने में, जब हम प्रिजन में कैदी जो होते थे, प्रिजनर्स जो होते थे, वो अपने अपने एक पर्टिकुलर सेल्स में रहते थे, जो क्वार्टर को सेल कहा जाता था। तो दैट्स वाई इन्होंने इसको सेल्स से रिलेट करके इसे इन छोटे 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 कंपार्टमेंट्स को सेल नाम दे दिया। दैट्स वाई सेल को सेल इसीलिए कहा जाता है क्योंकि रॉबर्ट हुक ने इन्हें पहली बार देखा था, फर्स्ट टाइम। तो अगर आपसे पूछे फर्स्ट टाइम सेल्स किसने देखा था, तो आप कहेंगे रॉबर्ट हुक। लेकिन अगर उसने पूछ दिया कि लिविंग सेल किसने देखा था, तो रॉबर्ट हुक नहीं बोला जाएगा। तो अब देख लो कि लिविंग सेल किसने देखा था। तो अगर डेड सेल की बात की जाए तो रॉबर्ट हुक ने पहला डेड सेल देखा था, जिसको देखकर उन्होंने 1665 में सेल नाम दिया था। अब सेकंड साइंटिस्ट आए, एंटन वैन लीeuwenhoek। उन्होंने लिव सेल देखा, यानी कि जिंदा सेल देखा, ठीक है। इनके बाद एक थर्ड साइंटिस्ट आए। अब तक 1950s आ चुका था, 1950s में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आ चुका था। और माइक्रोस्कोप में थोड़े एडवांस हो चुके थे, एडवांसमेंट आ चुकी थी। तो इस वजह से उन्हें सेल के अंदर सारे स्ट्रक्चर देखने में बहुत सारे हेल्प मिली कि सेल के अंदर और क्या क्या चीज़ें होती है अपार्ट फ्रॉम द सेल वॉल एंड सेल थिंग्स। तो एक और साइंटिस्ट आएंगे, रॉबर्ट ब्राउन। जिन्होंने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था, फर्स्ट टाइम उन्होंने न्यूक्लियस को देखा। अब न्यूक्लियस क्या होता है, तो जस्ट अभी आगे डिटेल में पढ़ेंगे, बट ऐसे जानो न्यूक्लियस होता क्या है। सेल के अंदर एक और ऑर्गेनेल होता है, लाइक एक और जैसे मैंने कहा पहले कि एक फैक्ट्री है, तो फैक्ट्री के अंदर बहुत सारी मशीनरीज होंगी। सबसे एडवांस मशीनरी ये है उस फैक्ट्री की, न्यूक्लियस। जैसे हमारा बॉडी है, ह्यूमन बॉडी है, उसको कंट्रोल करने के लिए हमारा ब्रेन होता है, तो दैट्स वाई सेल को कंट्रोल करने के लिए उसका न्यूक्लियस होता है। दैट्स वाई इट्स कॉल्ड द ब्रेन ऑफ सेल, ब्रेन ऑफ सेल, ब्रेन ऑफ सेल। एंड देन डिस्कवरीज हो गई सेल की, आपने बेसिक डेफिनेशन जान ली और डिस्कवरीज हो गई। सो लेट्स टॉक अबाउट द सेल थ्योरी। सिंपली अभी तक हमने जाना कि सेल होता क्या है। सेल इज जस्ट अ बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। यानी कि अगर मैं कहूँ कि सेल एक जिंदा चीज की, अगर मैं कहूँ जिसके पास सेल है वो जिंदा है, तो हाँ ये
करेक्ट डेफिनेशन है। अगर मैं कहूँ जिसके पास सेल नहीं है, यानी कि उसके पास इनकम्प्लीट सेल स्ट्रक्चर है, तो क्या वो जिंदा है? नहीं है, नॉन लिविंग है। तो हाँ, वो नॉन लिविंग है, बिकॉज इट्स द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। बिकॉज अब बेसिक सेल के अंदर ऐसा क्या है जो लिविंग और नॉन लिविंग को डिफाइन करता है? तो मेटाबॉलिज्म है। मेटाबॉलिज्म मतलब टूटना और बनना, चीज़ों का टूटना और बनना, यानी कि कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म। अगर कोई चीज़ टूट रही है, बन रही है, जहाँ पर कोई प्रोसेस हो रहा है, तो वो चीज़ लिविंग है। ठीक है, लिविंग है मतलब हम चल रहे हैं, हम फिर रहे हैं, हम कोई भी काम कर रहे हैं, तो हमें उस चीज़ को करने के लिए एक एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। एनर्जी की रिक्वायरमेंट हमें एनर्जी कैसे मिलती है? सिंपली तो हम दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं कि बिकॉज वी आर हेट्रोट्रॉफ्स, तो हमें एनर्जी के लिए दूसरे के ऊपर डिपेंड होता है। वो दूसरे कहाँ से अपना खाना बनाते हैं, ये भी वो होता है। तो बेसिकली पूरी दुनिया सनलाइट पे ही चल रही है। तो वो सनलाइट से लेके फोटोसिंथेसिस होता है, फोटोसिंथेसिस से बनता है जो चीज़, उसे कहते हैं हम ग्लूकोज। ग्लूकोज बनता है जिससे एनर्जी ट्रैप होती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपीज, और वो ग्लूकोज हम लेते हैं इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो वो चीज़ें हमारे अंदर टूटती हैं तो हमें एटीपी मिलती है। दैट्स वाई ये कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म है, तो ये मेटाबॉलिज्म होता है। तो बेसिकली घूम फिरा के मेरे कहने का मतलब यही है कि मेटाबॉलिज्म इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स व्हिच वर हैपनिंग इन सेल। अब सेल में ये कैसे होता है, क्या क्या, अगर जो ये फैक्ट्री है तो इसके अंदर कौन कौन सी मशीनरीज होंगी, वो हमें अच्छे से इसमें जानना है। तो सबसे पहली मशीनरी के बारे में मैंने बता दिया, विच वॉज अ ब्रेन ऑफ सेल, जो कमांड देगा। ठीक है, तो वो अपना काम करेगा सेल्स। ठीक है, तो अगर एक एक टिपिकल क्वेश्चन है मेरे पास, अगर आरबीसीज हैं, यानी कि रेड ब्लड सेल, जिनकी मैच्योरिटी पर उनके पास न्यूक्लियस नहीं होता है, दे लूज देयर न्यूक्लियस एट देयर मैच्योरिटी, सो व्हाई वी कॉल देम अ लिविंग सेल। ठीक है, और हालांकि वायरसेस जो हैं वो नॉन लिविंग है, जबकि वो हमारे होस्ट के अंदर अपना काम करते हैं। बिकॉज सिंपल रीज़न है यार, बिकॉज वायरस के पास सिर्फ एक न्यूक्लिक एसिड होता है, एक न्यूक्लिक एसिड होता है प्लस प्रोटीन कोट होता है, दैट्स इट। तो ये सेल की डेफिनेशन नहीं है ना। सेल के अंदर तो मैंने कहा कि न्यूक्लियस भी होगा, बहुत सारी उसकी फैक्ट्रीज भी होंगे, उसके पास साइटोप्लाज्म भी होगा। साइटोप्लाज्म क्या होता है आगे हम जानेंगे, थोड़ा सा सब्र कीजिए। तो वायरस इज अ नॉन लिविंग, इट इज़ अ नॉन लिविंग। तभी हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में भी पढ़ेंगे, इसीलिए इसे आर.एच. विटेकर ने अब किसी भी किंगडम में नहीं रखा है, इसे नॉन लिविंग डिक्लेयर कर दिया है। लेकिन अभी भी इसके ऊपर बहुत सारे कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन चल रहे कि लिविंग है कि नहीं है। तो वायरस मेरे नज़रिए में तो लिविंग है। अगर क्वेश्चन आ गया कि वायरस इज लिविंग और नॉन लिविंग, तो नॉन लिविंग। और सबसे पहले सेल की डिस्कवरी किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने डेड सेल की डिस्कवरी की थी। बेसिकली उन्होंने सिर्फ सेल वॉल ही देखा था, बिकॉज सेल तो डेड से उसमें न्यूक्लियस नहीं था और साइटोप्लाज्म भी नहीं था। सो और लिविंग सेल की डिस्कवरी किसने की थी? एंटन वैन लीeuwenhoek ने। अब सेल थ्योरी की बात करते हैं। सेल थ्योरी में सबसे पहले साइंटिस्ट आएंगे, तो कौन से? मैथाइस चिल्ड्रेन इन 1838। वो एक जर्मन बोटेनिस्ट थे। तो बोटेनिस्ट का मतलब प्लांट की स्टडीज़ करना। तो उन्होंने बहुत सारे प्लांट की स्टडीज़ की, सेवरल प्लांट की स्टडी की, और उन्होंने एक कंक्लूजन दिया कि ऑल प्लांट्स आर composed of cells composed of different kind of cells and their tissues। तो फर्स्ट साइंटिस्ट ये है, एंड आफ्टर दैट एक और साइंटिस्ट है जिनका नाम था
यू डोंट हैव टू राइट एनीथिंग, जस्ट लिसन एंड बस एक ओवरव्यू मिल जाए आपको सेल थ्योरी का, सेल होता क्या है, बेसिक फंक्शन इसे क्यों कहा जाता है, तो वो सारी चीज़ें तो हम बता चुके, तो धीरे धीरे करके चलेंगे बिकॉज मेन टॉपिक तो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम से, ज़्यादा क्वेश्चन एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम और प्रोकैरियोटिक सेल से आते हैं। सेकेंड साइंटिस्ट जो था वो थे थ्योडर शॉन in 1839. He is also a German zoologist. In old NCERT, this is a new NCERT. इन ओल्ड NCERT में लिखा है कि ये ब्रिटिश थे, बट आप कहीं भी जाके सर्च करेंगे तो आपको इनका नाम जर्मनी लिखा है बिकॉज थ्योडर शॉन इज अ जर्मन जूलॉजिस्ट। ये ओल्ड NCERT का कंसेप्ट है, बट अकॉर्डिंग टू न्यू NCERT और वी कैन से दैट अकॉर्डिंग टू ग्लोबल डाटा ही इज अ जर्मन जूलॉजिस्ट। जूलॉजिस्ट मतलब ही स्टडीड द एनिमल की स्टडी करने वाले साइंटिस्ट को जूलॉजिस्ट कहते हैं, ठीक है। तो इन्होंने एनिमल्स की स्टडीज़ की बहुत सारी, तो उन्होंने सारे एनिमल्स और प्लांट्स को देखा और ये बताया कि एनिमल सेल हैव द सेल के पास, ये अगर सेल है तो एक सेल के पास एक कवरिंग होती है, हर सेल के पास एक आउटर लेयर होगी जिस लेयर को हम बोलेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन और या तो फिर बोल लो सेल मेम्ब्रेन। ये किसने बताया? थ्योडर शॉन ने बताया एक एनिमल सेल को देख के। अब इन्होंने कुछ प्लांट सेल्स को भी देखा, ये अगर सेल है और ये उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है तो उन्हें एक एडिशनल लेयर और दिखाई दी। अपार्ट फ्रॉम प्लाज्मा मेम्ब्रेन देयर इज अ वन मोर एडिशनल लेयर which was called as cell wall absent in plant cell, absent in animal cells, जो कि एनिमल सेल्स में नहीं थे। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और ये एक प्लांट सेल है, और इस प्लांट सेल के पास एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी थी और एनिमल सेल वॉल भी थे। तो अगर सेल वॉल है तो यानी कि ये प्लांट सेल है, सेल वॉल नहीं है तो ये प्लांट सेल नहीं है, ये एनिमल सेल है, ठीक है। तो इसने कहा कि प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल इज अ यूनिक फीचर ऑफ प्लांट सेल, प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल इज अ यूनिक फीचर ऑफ प्लांट सेल। और इसने एक थ्योरी दे दी कि थ्योडर शॉन ने बोला कि ऑल प्लांट एंड एनिमल आर composed of cells and product of cells। बट इन्होंने एक साथ में ये बोल दिया कि एक सेल थ्योरी है, ठीक है। ये इनकी सेल थ्योरी थी, शॉन एंड चिल्ड्रन ने दोनों ने सेल थ्योरी दे दी, लेकिन अभी भी लोगों को ये आंसर नहीं मिल रहा था हाउ न्यू सेल अराइज, बट हाउ न्यू सेल अराइज यानी कि नए सेल और कैसे बनते हैं। अगर आपने कहा कि सेल हमारे जो ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो प्लांट सेल हो चाहे वो एनिमल सेल हो,
वो सेल से मिलकर बने होते हैं और वो कहीं ना कहीं प्रोडक्ट ऑफ सेल्स होते हैं, यानी कि प्रोडक्ट सेल्स ही उन्हें कहीं ना कहीं बनाते हैं और खुद सेल से मिलकर बने होते हैं। तो ये थ्योरी तो आपने दे दी, लेकिन सेल फिर कहाँ से है? अब सेल कहाँ से है? सिंपली वही वाली बात हो गई, पहले मुर्गी आई कि अंडा, लेकिन अब एक दूसरे साइंटिस्ट की एंट्री होती है, यानी कि थर्ड साइंटिस्ट जो आए 1855 में। 1855 में लगभग 16 साल बाद उन्होंने कहा, ही सेड दैट ओमनी सेलुलर इज सेलुलर। तो बता सकते हैं इस साइंटिस्ट का नाम है? साइंटिस्ट का नाम था रुडोल्फ विर्चो। इन 1855 he said omnicellular is cellular। मतलब इस लाइन का मतलब क्या है? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइन है, omnicellular is cellular। इस लाइन का मतलब है all cells arise from pre-existing cells। all cells arise from the pre-existing cells, ठीक है। एंड सेकेंडली इसने पूरी थ्योरी को मॉडिफाई कर दिया। तो बेसिकली हम अच्छे से लिख लेते हैं। तो रुडोल्फ वर्चो ने modification of cell theory by Rudolf Virchow, he said that omnicellular is cellular, all cells arise from the pre-existing cells। And second, all organisms, अगर आप ध्यान से एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो शॉन ने प्लांट एंड एनिमल्स बोला था, लेकिन रुडोल्फ वर्चो ने ऑल ऑर्गेनिजम्स का। ऑल ऑर्गेनिजम्स आर composed of cells and product of cells। Just 2 lines by Rudolf Virchow। This is the cell theory। और इसका मतलब है all cells arise from pre-existing cells। मतलब कि जो सेल है, एक सेल है, वो डिवाइड करके दूसरे सेल बनाएगा। तो अगर कोई आपसे पूछे कि ये सेल कहाँ से आया, तो बोलने कि इससे आया। ये सेल कहाँ से आएगा, तो बोलने कि इसके पहले भी एक रहा होगा, उससे आया है। सिंपल। ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। सेल थ्योरी। अगर कहीं कहीं जो लिखने वाली बात है उसको मैं बता दूंगी, आप स्क्रीनशॉट ले लिया करना। लेट्स टॉक अबाउट द ओवरव्यू ऑफ टिपिकल सेल्स, ठीक है। अभी मैं आपको एक्सपेरिमेंट करके बताऊंगी ओवरव्यू पूरे सेल्स का। आखिर सेल होता क्या, सेल के अंदर क्या क्या चीज़ होती है, और सेल आखिर किन किन चीज़ों से मिलकर बना होता है। जो मैंने कहा कि जिसमें मेटाबॉलिज्म, टूटने और बनने का एक्टिविटीज चलती रहती है, वो कहाँ होती है, किस जगह होती है, ठीक है, कैसे होती है। तो टिपिकली अगर लिखने से पहले मैं बता दूं, एक सिंपली एक लेक्चर सुन लो। मैं यहाँ पर 2 टाइप के सेल लूँगी, एक एनिमल सेल लूँगी और एक टिपिकल प्लांट सेल लूँगी। तो सबसे पहले एक एनिमल सेल लेते हैं, ह्यूमन चीक सेल, यानी कि ह्यूमन के गाल का सेल। ये एक टिपिकल प्लांट सेल है। और एक प्लांट सेल में मैं लेती हूँ एक अनियन पील, जो कि 9th से एक्सपेरिमेंट में दिया जाता था, अनियन के छिलके का अनियन पील। तो ये एक टिपिकल प्लांट सेल है और एक टिपिकल एनिमल सेल है। दोनों के डिफरेंस को बताया गया है, ठीक है। दोनों का डिफरेंस ये है कि क्या डिफरेंस होगा। सबसे पहले जो कि थियोडोर शॉन ने बताया था कि एनिमल सेल डजंट हैव एनी काइंड ऑफ सेल वॉल after their plasma membrane, but plant cell have the cell wall। That's why the cell wall, presence of cell wall is a basic, यानी कि
कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ प्लांट सेल, ठीक है। तो ओवरव्यू में ये दिखाया गया। और फिर सेल के अंदर में हमने देखा कि एक सेमी फ्लूइड नेचर का एक पूरा एक मैट्रिक्स है। लाइक अगर ये सेल है तो ये अगर सेल है पूरा, और इस सेल के अंदर में सेमी फ्लूइड यानी कि ना ही तो वो लिक्विड है ना ही तो वो सॉलिड है, बहुत सारा जमा हुआ कुछ एक सब्सटेंस है लाइक दही। हम साइटोप्लाज्म को दही बोल सकते हैं, ना कि वो सॉलिड है ना ही तो वो लिक्विड है, इट्स अ सेमी फ्लूइड नेचर, ठीक है। तो वो साइटोप्लाज्म है। तो इट इज़ अ मेन एरिना ऑफ एक्टिविटी ऑफ ऑल द एक्टिविटीज हैपनिंग इन द सेल, ठीक है। एरिना का मतलब होता है एरिया, जगह, इलाका। तो अगर सेल के अंदर सारी एक्टिविटीज़ हो रही है, लाइक जैसे मैंने बताया था कि ग्लाइकोलिसिस यानी कि ग्लूकोज का टूटना वो सेल के अंदर होता है, तो साइटोप्लाज्म के अंदर होगा, यानी कि साइटोप्लाज्म में होगा, वो एरिया में होगा। तो सेल के अंदर एक बहुत ही ज़्यादा मैट्रिक्स सा होमोजीनियस एक माहौल सा है जिसमें हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। सबसे पहले एक प्लांट सेल लिया, एक टिपिकल प्लांट सेल लिया जिसमें उन्होंने अनियन पील ली, और एक एनिमल सेल लिया, है सेल वॉल, जिसके पास सेल वॉल थी, doesn't have any kind of cell wall। तो ये एक बेसिक डिफरेंस है प्लांट सेल में और एनिमल सेल में, ठीक है। तो अब सेल को मैंने बताया कि सेल के पास अभी अभी क्या देखा मैंने, एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन मिली प्लस साइटोप्लाज्म मिल गया, और एक सेल वॉल भी मिली। बट सेल वॉल सिर्फ एब्सेंट इन एनिमल। तो क्या मैं बोल सकती हूँ प्लाज्मा मेम्ब्रेन और साइटोप्लाज्म दुनिया के हर सेल में पाई जाएगी? हाँ, ये दोनों परमानेंट है, दुनिया के हर सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन और साइटोप्लाज्म पाया जाएगा। जिसके पास साइटोप्लाज्म ही नहीं है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही नहीं है, वो सेल का आएगा। दैट्स बिकॉज वायरस ना, तो वायरस के पास ना ही तो साइटोप्लाज्म था ना ही तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन थी, दैट्स व्हाई इट इज नॉट कंसीडर्ड एज अ लिविंग। ओके, तो अगर सेल है तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी होगी, साइटोप्लाज्म भी होगा, और ये सेल वॉल ऑप्शनल है, हमें देखना पड़ेगा कि वो प्लांट सेल है कि एनिमल सेल है। तो अब जब हम अंदर चले ही गए कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है और साइटोप्लाज्म क्या, तो और अंदर चलते हैं न्यूक्लियस के पास, ठीक है। न्यूक्लियस इज अ डबल membrane bound structure present in cells। इसका फंक्शन क्या होता है? टू स्टोर जेनेटिक मटेरियल ऑफ सेल। व्हाट इज जेनेटिक मटेरियल ऑफ सेल? डीएनए और आरएनए। इट कैन बी डीएनए, इट कैन बी आरएनए, ठीक है। वो डीएनए भी हो सकता है, आरएनए भी हो सकता है जेनेटिक मटेरियल। इट डिपेंड्स कि आप कौन से ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हो। लाइक अगर मैं ह्यूमन की बात करूँ तो ह्यूमन्स में जेनेटिक मटेरियल होता है डीएनए। डीएनए का फुल फॉर्म है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, ठीक है। तो जेनेटिक मटेरियल होता क्या है?
टिपिकली ये जो डीएनए होता है, डीएनए इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ आरएनए, आरएनए इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन की वजह से कैरेक्टर आते हैं। ठीक है, कैरेक्टर हम कैसे हैं, लाइक हमारे बाल का कलर क्या है, हमारी आंखों का कलर क्या है, हमारी स्किन का कलर क्या है, इट ऑल डिपेंड्स ऑन आर जेनेटिक मटेरियल। एंड यही हेरिडिटी है जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाती है। तो जेनेटिक मटेरियल इसको कहते हैं जो जेनेटिकली एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास होता है। तो इस चीज़ का स्टोर हाउस कौन सा है, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में डीएनए भी होता है, आरएनए भी होते हैं और प्रोटीन भी होते हैं। इसके अलावा कुछ ऑर्गेनेल्स और प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा कुछ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स और प्रेजेंट होते हैं। लाइक वो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल कौन कौन से होते हैं, लाइक अगर मैं बात करूँ सेल के अंदर मैंने न्यूक्लियस देख लिया, साइटोप्लाज्म देख लिया, सेल के अराउंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन देख ली। अब साइटोप्लाज्म में मैंने न्यूक्लियस देखा, न्यूक्लियस के अलावा भी और सारे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होते हैं। कौन कौन से, लाइक वो माइटोकॉन्ड्रिया भी हो सकते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया भी हो सकते हैं, लाइसोसोम भी हो सकते हैं, गोल्जी बॉडीज भी हो सकती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी हो सकता है, वैक्यूल भी हो सकता है। ये सारे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स हैं जो पाए जाते हैं एक सेल के अंदर। बट वो सेल कैसा होता है, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक। ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियस देयर आर टू टाइप ऑफ सेल्स। ठीक है, वो भी पढ़ता है। न्यूक्लियस के बेसिस पे दो टाइप के सेल होता है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। सो सिंपली लिसन हियर दैट यूकैरियोटिक का मतलब, ठीक है, सबसे पहले तो कैरियोटिक का मतलब होता है न्यूक्लियस। यूकैरियोटिक मतलब ट्रू, जिसके पास ट्रू न्यूक्लियस है, यानी कि दोनों डबल मेम्ब्रेन, यानी कि दो मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है, यानी कि एनवलप्ड है वो न्यूक्लियस, उसका जेनेटिक मटेरियल एक एनवलप में पैक्ड है अच्छे से, तो वो यूकैरियोटिक है। और यूकैरियोटिक सेल के पास ही एक अच्छे से कंपार्टमेंटलाइजेशन होती है पूरे सेल के अंदर। सेल के अंदर का अंदर कंपार्टमेंटलाइजेशन, इसका मतलब कि सारे अलग 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 अलग, मैंने कहा कि इस फैक्ट्री की अलग 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 मशीनरीज होंगी, एक बहुत ही एडवांस सेल होगा। तो प्रो का मतलब ही होता है प्रिमिटिव, ओल्ड, जिसके पास इतनी सारी एडवांस मशीनरीज नहीं होंगी, उसके पास का जो प्रो मतलब कि ओल्ड। कैरियोट, प्रो कैरियोटिक, ठीक है, कैरियोट का मतलब न्यूक्लियस, तो यानी कि ओल्ड बहुत ही प्रिमिटिव टाइप का न्यूक्लियस होगा, जिसके पास डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर भी नहीं होंगे, यानी कि उसका जो जेनेटिक मटेरियल है वो एनवेलप्ड नहीं होगा, जेनेटिक मटेरियल इज स्कैटर्ड इन द साइटोप्लाज्म। ठीक है, उनके पास साइटोप्लाज्म होगा। प्रोकैरियोटिक सेल के पास, जैसे कि मैंने पहले कहा कि दुनिया के सारे सेल के पास दो चीज़ें तो होंगी ही होंगी, नंबर 1 साइटोप्लाज्म एंड नंबर 2 प्लाज्मा मेम्ब्रेन। एक और चीज़ है, आगे देखते हैं वो क्या है। ठीक है, तो उनका जो जेनेटिक मटेरियल है वो पूरे साइटोप्लाज्म में स्कैटर्ड होगा, और इस जेनेटिक मटेरियल के रीजन को हम न्यूक्लियोइड रीजन या तो फिर जीनोफोर कहते हैं। ठीक है, और उनके पास डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स, और कौन कौन से, प्लास्टिड और माइटोकॉन्ड्रिया, ये भी नहीं होंगे। और सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स लाइक वैक्यूल, जिसकी मेम्ब्रेन को हम टोनोप्लास्ट बोलते हैं, वो भी नहीं होगा। गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जितनी भी मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर हैं वो प्रोकैरियोट के पास नहीं होंगे। ठीक है, एक नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है जो है राइबोसोम। जो राइबोसोम है उसके पास मेम्ब्रेन नहीं होती है, वो खाली एक विदाउट मेम्ब्रेनलेस एक आरएनए, राइबोसोमल आरएनए। राइबोसोम का मतलब ही होता है राइबोसोमल आरएनए, वो एक आरएनए का पार्ट है, यानी कि राइबोन्यूक्लिक एसिड है, जिसके अंदर प्रोटीन्स भी पाई जाती हैं। वो ऐसे स्कैटर्ड होता है साइटोप्लाज्म में। ठीक है, और यूकैरियोट हो गया, लेकिन प्रोकैरियोट पे वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे, सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे जाके अंदर से वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास चिपका रहता है। तो ये मैं कहूँ कि अगर ये मेम्ब्रेनलेस है, जिसमें मैंने दही कहा था, लाइक साइटोप्लाज्म इज काइंड ऑफ दही,
तो ये दही में जेली का काम करते हैं। लाइक जेली एक उसके पास भी कोई पर्टिकुलर सेल वॉल नहीं होती है, तो राइबोसोम के पास सेल मेम्ब्रेन नहीं है, ठीक है। तो दही में जेली इज राइबोसोम। और एक और मेम्ब्रेनलेस स्ट्रक्चर होता है जो सिर्फ एनिमल सेल में पाया जाता है, जिसका नाम है सेंट्रियोल। सेंट्रियोल इज फाउंड इन ओनली एनिमल सेल्स। प्लांट में वो एब्सेंट होता है, प्रोकैरियोट में भी एब्सेंट ही होगा। तो सेंट्रियोल विच वाज हेल्प इन सेल डिवीजन एंड सेल साइकिल। सो अभी तक हमने देख लिया सेल के बारे में जान लिया, सेल थ्योरी जान ली, और डिस्कवरी के बारे में भी थोड़ा बहुत जान लिया। तो अगले लेक्चर में जो मैंने ओवरव्यू बताया है वर्बली, उसे अच्छे से नोट्स बना करवाएंगे, और फिर प्रोकैरियोटिक सेल एंड देन यूकैरियोटिक सेल। दैट्स इट। थैंक यू।